नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। एक साथ हमास और हिजबुल्ला और हूती से लड़ रहे इजराइल पर आज सबसे बड़ा हमला हुआ है। पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इजराइल के कैसारिया में पीएम नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्ला ने ड्रोन अटैक किया। एक के बाद एक 3 ड्रोन हमले किए गए। 2 हमलों को तो इजराइल ने नाकाम कर दिया, लेकिन एक ड्रोन नेतन्याहू के घर के पास गिरा। हालांकि इस हमले में नेतन्याहू के घर पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन ये बात तो साफ है कि नेतन्याहू को मारने की कोशिश की ये शुरुआत हम इसे बता सकते हैं। तो आखिर क्यों आज ये हमला हुआ? हिजबुल्ला के हमले पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इतना बड़ा रिस्क उठाने की कोशिश हिजबुल्ला क्यों कर रहा है? ये नसरल्ला के खात्मे का क्या ये बदला है या फिर याह्या सिनवार की मौत का बदला? और आखिरकार हिजबुल्ला के पीछे अब कौन है जो इजराइल से बदला लेने में उसका साथ दे रहा है? हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर राजीव नयन फॉरेन एक्सपर्ट हैं, सुशील कुमार सिंघल जी हैं, पूर्व राजदूत हैं, और ग्रुप कैप्टन DK पांडे डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ सुशील कुमार सिंघल जी, ये बात कि आप सीधे बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला करेंगे, किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? बहुत क्लियर है कि जैसा कि अभी आपने आज स्टेटमेंट भी आया है इनके सुप्रीम लीडर का ईरान के कि जो हमारा एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस है वो कंटिन्यू वार करेगा। तो ये अब क्योंकि एक इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लेबनान में भी, हिजबुल्ला को भी, और ये जो परसों याह्या को मारा गया, तो उनको एक अपनी तरफ से एक कोशिश दिखानी ही थी कि हम अभी वी आर डाउन बट नॉट वी आर आउट। तो एक उन्होंने बहुत बड़ा ये हमला किया है, जैसा कि वो जो कह रहे हैं कि 100 से ऊपर रॉकेट और मिसाइल वगैरह भी छोड़ी गई, और प्लस प्रधानमंत्री के ऊपर के घर के ऊपर उन्होंने हमला करने की कोशिश की, दिखाने के लिए कि हम जो है अभी हमारे पास बहुत ताकत है और हम इजराइल को आराम से नहीं जीने देंगे। क्योंकि ईरान जो है, जो कि इनका सबसे बड़ा सपोर्टर है, और वो ईरान को ज़रूरी है ये दिखाना दुनिया को कि ईरान की जो सपोर्ट है वो कायम है, और उनकी जो इनके जो अलाइज हैं इनके, ये जो हूतीज़ हों या हमास हो या हिजबुल्ला हो, ये सब लोग इनके पास पावर है और ये कंटिन्यू करेंगे इसको हमले को और इजराइल की रेसिस्टेंस को। पर ये कितना इफेक्टिव है? क्या कहा है फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के हैं, सैयद अब्बास आराघीची, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि सिनवार की हत्या से प्रतिरोध की एक नई लहर भड़केगी, यानी कि न्यू वेव ऑफ रेजिस्टेंस। पर क्या आप सच में जनरल सिन्हा इसको न्यू वेव ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर देखते हैं, या फिर सिर्फ एक प्रतीकात्मक है, सिर्फ एक टोकनिज्म है, ये कहना कि भाई टाइगर अभी जिंदा है, हम अभी भी लड़ सकते हैं, हम तुम्हारे घर में घुस करके इस बार सीधे नेतन्याहू पे हमला करेंगे? पद्मजा, जय हिंद। आपने अपने ही आंसर्स में कहा कि क्या टाइगर जिंदा है। देखिए, टोकनिज्म तो ईरान ने पहले भी 2 बार किया। 13 अप्रैल में जब उसने किया तो मोरलेस बता के किया। फिर आपने 1 अक्टूबर को हुआ, उसमें भी मैं मानता हूँ टोकनिज्म है, कहते हैं 200 के आसपास उन्होंने भेजे थे। हाँ, जो आप देखिए इजराइल जो है 420 किलोमीटर लंबा है, तकरीबन 115 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अंदर डेंसिटी जो पहले मानी जाती थी, जो 4-5 लेयर्स हैं, अभी तो पहले 3 मानते थे, अब 4 हैं, अब 5वां भी है कि पैट्रियट 8 सिस्टम्स आ चुके हैं, थर्ड का भी एक सिस्टम आ गया। तो देखिए, कोई भी ऐसा इलाका, क्योंकि हम लोग जब करते हैं अपने, तो इसको हम लोग मानते हैं कि ये आपका जो एरिया ऑफ, जब आप एयर डिफेंस की बात करते हैं तो हम इसको एरिया डिफेंस के अंदर लेते हैं। 420 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, मगर इनको आप तोड़ सकते हैं। और देखिए, वो 100% ट्राई करते रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी खबर आई थी गोलानी ब्रिगेड के ऊपर जब उन्होंने अटैक किया, जहाँ 4 सोल्जर्स हैं, 66 के आसपास घायल हैं, तो उन्होंने टारगेट किया था कि उनके जो चीफ को आना था, चीफ ऑफ स्टाफ को, शायद उसको टारगेट कर रहे थे। ये टारगेट लगातार करते रहे हैं। हाँ, आज के दिन में ऐसा नहीं कि टोकनिज्म किया है कि उनके घर में। अब ये देखिए इलाका कौन सा है, जशरिया जो है तेल अवीव के आउटर स्कर्ट्स में ही है, और इसी जगह में मोसाद का भी हेडक्वार्टर्स है। मोसाद के ऊपर में भी डायरेक्ट अटैक आया था, मोसाद हेडक्वार्टर के ऊपर में, जब
जब ये लोग वहाँ पे एक मीटिंग कर रहे थे 1 अक्टूबर के बाद की ये घटना की बात है। तो ये ट्राई करते हैं, हाँ वहाँ पर यदि आपकी फेलियर होती है, इसमें 3 फायर किया था रॉकेट, उसमें से 2 मारे गए, 1 वहाँ पर गिरा है, स्ट्रक्चरल डैमेज है। तो यानी कि आप मानते हैं कि इजराइल का ये बड़ा फेलियर है कि कोई भी रॉकेट आ जाता है बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पहुंच जाता है? देखिए फेलियर आप कैसे कहिएगा, 24/7 1 साल से कर रहे हैं और ये आप लेके चलिए। पर आप तो कहते थे कि इजराइल का अभेद्य सिस्टम है, उसको कोई भी भेद नहीं सकता। ये देखिए, ये मीडिया में है, जो मिलिट्री चीजों को जानते हैं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, चक्रव्यूह तोड़ा दिया जाता है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इसको 100% आपके लिखते हैं, एक वर्नेबिलिटी का डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस बता सकते हैं। कोई, मैं मिलिट्री मैन हूं, हम लोग ये करते रहे, कोई जगह ऐसा नहीं है कि आप उसको 100% सिक्योर करेंगे। आप हमारे पार्लियामेंट तक लोग आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इसको इजराइल जिस तरह से लड़ रहा है, जिस तरह से जूझ रहा है, वो ताबिर काफिब है और मैं मिलिट्री मैन की तरफ उसको 200% देता हूं। मगर ये आप कहेंगी कि नहीं कोई भेद नहीं सकता, ये भेदा जा सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि इससे वल्नरेबिलिटी पता चलती है इजराइल की, कि आप जैसे कहते थे कि कोई भी पहुंच नहीं पाएगा, परिंदा भी पड़ नहीं मार पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पर सच बात यह है कि हमला किया गया, रॉकेट पहुंचा, पर कोई भी खास जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और अपने घर पर हमले के बाद पहली बार नेतन्याहू सामने आए हैं। हिजबुल्ला दिया है, उन्होंने कहा कि हमें कोई रोक नहीं सकता। एक बार क्या कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने? डॉक्टर राजीव नयन, काफी पम्प्ड अप लग रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कोई ये सोचता कि आपके घर के ऊपर हमला हुआ है कि आप थोड़े से डर गए होंगे, सहम गए होंगे, पर लेटली जो इजराइल को सक्सेसेस मिली हैं उससे काफी पम्प्ड अप लग रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि अब पब्लिक सेंटिमेंट जो धीरे धीरे उनके खिलाफ हो रहा था वापस उनकी तरफ आ गया है। याह्या सिनवार, नसरल्ला, इन सबको खत्म करने के बाद ये निश्चित ही देखिए एक स्वाभाविक है, जब आक्रमण हुआ हो तो आपको अपने जनता को, अपने लोगों को बताना है कि देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं है जो कि हमें परेशान कर सके, हमें विचलित कर सके। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उनकी है। लेकिन जो सबसे जो सिनवार के मृत्यु के पश्चात जो उभरा है पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्र में, वह थोड़ी चिंताजनक बात हो रही है। देखिए तुर्की ने भी उसके हमस को सपोर्ट कर रखा है और यहाँ तक कि उसने उस पर अभी इसकी मृत्यु पर उसने भी बहुत ही अफसोस जताया है। साथ साथ यमन से लेके मलेशिया में भी, यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया में भी लोग उनके लिए सहानुभूति कर रहे हैं। और ईरान, आपने जैसा सही बताया कि वहाँ के ईरान के हमारे विदेश मंत्री, साथ साथ सुप्रीम लीडर ने आज फिर से एड्रेस किया है कि हमारा रेसिस्टेंस जारी रहेगा। और जो खबर आपने दी है, यह खबर आ रही है, जेरूसलम पोस्ट बता रहा है कि ये आक्रमण करने की जिम्मेवारी ली है रेसिस्टेंस, इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक ने। और वहाँ पर इराक में भी काफ़ी हमले, वहाँ के जो माने जाते हैं समर्थक उसके गाजा में जो हो रहा है वहाँ पर हमस के, उन लोगों ने इराक के अंदर भी हमले किए। तो चारों तरफ एक तरह से सहानुभूति की लहर उठ रखी है। तो ऐसे में देखिए इजराइल को एक कड़ा संदेश देना स्वाभाविक है, जो आपने बात की शुरुआत की, क्योंकि देखिए अभी एक लग रहा है कि क्या हो गया है, थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा है, क्योंकि जब अक्टूबर 7 को यह घटना पिछले साल हुई थी तो एक तरह से एक तरफा सारी दुनिया ने निंदा की थी। आज के दिन में देखिए ईरान इसकी तरफदारी कर रहा है, साथ साथ धीरे धीरे बाकी देश भी इसके पक्ष में आने लग गए हैं। तो एक जो होता है पब्लिक ओपिनियन एक्सरसाइज, वो थोड़ा सा इजराइल से दूर जाता दिख रहा है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि बैक टू बैक इतने बड़े बड़े नेताओं को मार दिया है इजराइल ने, यानी कि अब जो ये रेजिस्टेंस है ज्यादातर खत्म ही हो जाएगा। और ये जो सारे अटैक्स अब हो रहे हैं, ये एक वो है ना कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसको उस तरीके से लोग देख रहे थे। क्या आपको सच में लगता है कि हमास को, लीडरशिप को, हिजबुल्लाह को खत्म करने में सक्षम हुई है इजराइल, या फिर ये अब जो पुश बैक होगा वो और भी ज्यादा मजबूती से होगा और भी ज्यादा विशिष्ट तरीके से होगा? इससे आपने सवाल किया मुझसे? जी। नहीं, देखिए निश्चित ही एक जो पिछली बार जब उनके नेता मारे गए थे हमस के, तो उन्होंने यह बात को लगा कि समाप्त हो गया हमस, लेकिन देखिए सिनवार एक उभर कर आए थे। तो जब सिनवार उभर कर आए थे तो उस समय भी लोगों को लगा कि चलिए उनको एक नेता मिल गया। और जो पूरा का हमस का जो लीडरशिप है या कहिए फोर्स स्ट्रक्चर है, या उस सारा का सारा बड़ा ही डिसेंट्रलाइज्ड है। न केवल
न केवल वहाँ पर ही है, गाजा में ही सीमित है, लेकिन गाजा के बाहर भी उन्होंने रख रखा है। तो जब माना जा रहा है कि जब भी, जैसा कि उन्होंने कहा भी, ईरानियन ने, कई लोगों ने बोला भी है कि जब एक वैक्यूम आएगा नेतृत्व का, हो सकता है बाकी देशों से भी उनके पास नेतृत्व मिल जाए। और यह एक बात सोचने की इजराइल को है, और इजराइल को काफ़ी सजग रहना होगा, क्योंकि अब सहानुभूति उन्हें काफ़ी जगह मुसलमान देशों से मिल रहा है। और आज भी आप देखेंगे जो सुप्रीम लीडर का जो एड्रेस है, उसमें उन्होंने इस्लामिक सॉलिडरिटी की बात की है। केवल सिया जो 4 संगठन हम लोग बोला करते हैं, हमस, हिजबुल्ला, हुथी और इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक, उसके बियॉन्ड जाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ एक डिप्लोमेटिक आउटरीच भी वो कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। इस्तांबुल में गए हुए थे, तुर्की ने सपोर्ट किया है। देखिए, ये भी एक बड़ा ही अजीब सा है। तुर्की आज के उसने इस पर निंदा की है, सिनवार की मृत्यु की, हमस का नेता की निंदा मृत्यु की है, और ग्लोरीफाई तक किया गया है कि इसने अक्टूबर 7 को एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। इजराइल को ऑफकोर्स गाली देते हुए कि ऐसे इन लोगों को जायनिस्ट, उनके लिए कड़े गंदे शब्द भी का भी इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से एक स्थिति पैदा हो रही है। पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त, जो आपके खिलाफ जा रहा है। और सिर्फ इस्लामिक देश ही नहीं, बल्कि फ्रांस, यूएस भी लगातार कह रहे हैं कि सिविलियन कैजुअलिटीज गाजा में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। लेबनान से इजराइल पर 55 रॉकेट अटैक हुए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 1 घंटे में हिजबुल्ला ने 55 रॉकेट दागे हैं। हाइफा, किरियात गलीली पर रॉकेट अटैक हुआ है, और रॉकेट हमले में 1 आदमी की मौत और 2 लोगों के घायल होने की खबर है। ग्रुप कैप्टन वीके पांडे, यानी कि एक तरीके से लगातार अपने ऑफेंसिव को और ज्यादा शार्प करने की कोशिश अब कर रहा है हिजबुल्ला। अगर हमास को इजराइल कह रहा है कि हमने डीफैंग कर दिया है, तो उनको अब कवर फायर, और बहुत जबरदस्त कवर फायर अभी मिल रही है हिजबुल्ला से। आप कैसे देखेंगे इन अटैक्स को? लगातार नॉर्थ इजराइल के ऊपर रॉकेट हमले हो रहे हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमास जो कि लगभग समाप्त हो गया है, और अब कहा जाए तो केवल एक कॉन्सेप्ट बचा है हमास का। और हिजबुल्ला जो कि सदर्न लेबनान में जिस प्रकार से अटैक किया गया, हिजबुल्ला को भी लगभग इम्पेयर कर दिया गया है। लेकिन जहां तक ईरान के जो सपोर्ट है अभी जारी है, ईरान जैसे कहा गया कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो हुती और हमास हिजबुल्ला के थ्रू वो चाहता था कर रहा है। तो जो सपोर्ट आ रहा है वो बहुत जो जारी है, वो लगातार सपोर्ट है हिजबुल्ला की तरफ। और उसमें जो लोग हैं उनका मनोबल भी कहा जा सकता है कि बना हुआ है, अन्यथा इस प्रकार से जो है अटैक जारी नहीं रहते। लेकिन जिस प्रकार से आज नेतन्याहू के घर पर जो हमला हुआ, उस पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इससे, इस घटना से साबित होता है, क्योंकि 3 ड्रोन आए गए, 2 जो है नेस्तनाबूद कर दिए गए, 1 पहुंच पाया, और लेकिन सायरन नहीं बजा, जो कि नॉर्मली होता है, कोई अटैक होता है इजराइल पर तो सायरन बजता है। ये 2 चीजें से इंगित होती हैं। पहली बात तो ये कि जो उनको जो रिसोर्सेज हैं, लगता है कि उसमें कुछ कमी आ रही है, क्योंकि जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है उनका, आयरन डोम, स्लिंग और बाकी जो सिस्टम उन्होंने लगा रखे हैं, और साथ में अभी थार्ड भी उनको दिया गया। तो ये साफ बताता है कि अब रिसोर्सेज में जो है थोड़ा सा मुश्किल आ रही है। दूसरा एलिमेंट जो आ रहा है वो मेंटेनेंस का, कि जो उनके पास साजो सामान है उसकी मेंटेनेंस वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और 1 साल लंबी जो है इस युद्ध काल में उनके जो सपोर्ट चाहिए था, सप्लाई चेन जो थी, वो प्रभावित हुई है। आप कह रहे हैं इजराइल लड़खड़ा रहा है क्योंकि 1 साल से वो लगातार युद्ध में। देखिए, ये कहना उचित नहीं हो कि लड़खड़ा रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से हमले जारी रखे हैं हमास में। आज सवेरे जो है हाफिया के क्षेत्र में ये 55 जो आप बता रहे हैं, ये इससे ज्यादा, बल्कि जो सूचना मेरे पास है लगभग 100 के आसपास जो है वो प्रोजेक्टाइल्स आए, और उनको भी जो है नेस्तनाबूद किया गया। तो इसका मतलब सिस्टम तो है, लेकिन डेफिनेटली इट इज अंडर प्रेशर। तो वो जो है ये बताता है कि थार्ड, देखिए क्यों जरूरत पड़ी। अगर उनके पास मल्टीलेयर, कहा जाता है कि डिफेंस इन डेप्थ जो है हर देश का एयर डिफेंस सिस्टम चाहता है, तो उनके पास था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामी है। और ये ड्रोन पहुंच पाया अपने लक्ष्य पर नेतन्याहू के घर के पर जो 70 किलोमीटर चलने के बाद, ये बताता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है। और चूक जो है वो मिलिट्री एनालिसिस के हिसाब से, केवल मेंटेनेंस के हिसाब से होती है। अंडर स्ट्रेस तो है। देखिए पद्मजा, ये समझने की चेष्टा कीजिए। देखिए, अभी उसके पास लोग 3 कहते हैं, 5 जो उनके पास टीयर्स हैं जिसके अंदर में, क्योंकि पैट्रियट की भी 8 बैटरी आ चुकी है, थर्ड का 1 बैटरी आया है, दूसरे बैटरी की वो बात करें। थर्ड को उन्होंने वहाँ नहीं लगाया है। थर्ड को जो वो लगाए वो डेमोना, जो उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उसको सेविक के लिए वो कर रहे हैं। हाँ, उसकी मार करने की जो उसकी रेंजेस है 200 किलोमीटर, तो वो नहीं करेंगे। ये कैनेटिक वेपन सिस्टम है। कैनेटिक
उससे होता है। देखिए बात क्या है, ड्रोन्स के लिए उनके पास कोई ऐसी मार नहीं थी। ड्रोन नया वॉरफेयर का हिस्सा है। ड्रोन कोई ऐसी बड़ी तबाही नहीं मचा सकता, मतलब ड्रोन आपको कुछ न कुछ जब आपके ऊपर अटैक आता है पिन पॉइंट, ये हो सकता है। ये छोटे ड्रोन्स हैं, तो ऐसे जब आप कहीं रिट्रीब्यूट करिएगा किसी चीज को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कोई भी जगह में सभी जगह आप पहुंच सकते हैं, और ड्रोन वॉरफेयर का केवल लेजर एक उसका है, और उसके ऊपर बहुत तेजी से इजराइल काम कर रहा है राउंड द क्लॉक। मैं थोड़े दिन पहले इस इलाके में गया था, तो वहां राउंड द क्लॉक उनकी इंडस्ट्री के अंदर में ये काम चल रहा है। तो देखिए मैं तो ये कहता हूं कि हमने तो ऐसे देश देखे नहीं, इस तरह के फाइटर नहीं देखे, जो कि आप बोलिए ना नेतन्याहू साहब आज फिर बाहर आकर के, तो वो उनके बड़े भाई को यदि आपने देखा होगा रेड ऑफ एंटेबे जो पहले बार हुआ था जब उन्होंने किया था, उसमें अपनी जान की आहुति दी थी। तो ये देयर आर फाइटर्स वहां के, यहां तक कि महिलाएं जिस तरह की फाइटर्स हैं, ये आज एक्सिस ऑफ कोई इसको ये कहता है कि देखिए इजराइल को समझना पड़ेगा। इजराइल क्या समझे? उसके अस्तित्व का तो कोई समझाने की चेष्टा कर रहा है कि पॉलिटिकली आपको समझना पड़ेगा। उसके अस्तित्व के सवाल पे आप 1 करोड़ से भी कम लोग हैं, 420 किलोमीटर का इलाका है, उसको आप कह देते हैं कि 2 नेशंस बना दो। ये जो भारत को भी तो ऐसे ही बांटा गया था ना, 2 नेशन थ्योरी। सऊदी आप कोरिया को देखिए ना, आज भी कोरिया क्यों जल रहा है? 2 नेशन थ्योरी। और हम सब डंका पीटते हैं कि ये बड़ा, क्योंकि इसने ब्रिटेन ने किया है, हम उसको लेगेसी को, कॉलोनिक लेगेसी को हम कहते हैं वही थ्योरिया। भारत जल रहा है ये 2 नेशन थ्योरी से, 3 नेशन बन चुका है। मगर बात आज इसकी है कि इजराइल एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सिस ऑफ इविल की लड़ाई लड़ रहा है। यदि ये सक्सेसफुल होता है, जबकि वो एब्सोल्युटली इजराइल निकल चुका है इससे, आप पूरा का पूरा हमास खत्म कर चुके हैं। सक्सेस पे अब आपकी एलाइज भी सवाल उठा रहे हैं, खुद इजराइल के लोग सवाल उठा रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा हो चुका है, आप गाजा के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, आप हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है आपने, पर जो हॉस्टेजेस हैं अभी तक आप उनको वापस नहीं ला पाए हैं। सिर्फ 5 से 6 हॉस्टेजेस जिंदा आप वापस गाजा से लेकर के आ पाए। 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस अभी भी वहां पर मौजूद है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के गैस टैंक पर हमले की कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह ने हाइफा में ये रॉकेट अटैक किया और गैस टैंक के पास हिजबुल्लाह का रॉकेट गिरा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले का चीन ने भी एक वीडियो जारी किया है, जहां पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले की रिकॉर्डिंग की है चीन के सैनिकों ने। चीन ने अपने UNIFIL सैनिकों का ये वीडियो जारी किया है जो आप देख रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकाने के ठीक बगल में ही UNIFIL का बेस भी मौजूद है। एंड ठीक है, एक बार ये वीडियो देख लेते हैं। और सुशील कुमार सिंघल जी, यही सवाल बार बार इजराइल से पूछा जा रहा है कि अब भी हमास ने कहा है हम एक भी हॉस्टेज आपको वापस नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि आपने याह्या सिनवार को मार करके हमें मजबूर कर दिया है, हमें घुटनों पे ला दिया है, हम कोई हॉस्टेज वापस नहीं देंगे जब तक ये युद्ध खत्म नहीं हो जाता। तो बेंजामिन नेतन्याहू अब अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि अभी कहा जा रहा है और आपने भी बताया कि इज़राइल कोशिश पूरी कर रहा है कि वो पैलेस्टाइन और लेबनान और जो दूसरे भी हमले कर रहे हैं, जो भी इनके अपोजिशन में हैं, उनको नस्तबूत कर दें। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक इस तरह की आइडियोलॉजिकल वार है कि जिसको लड़ाई के माध्यम से नहीं ख़त्म करा जा सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि इतना पैलेस्टाइन में जो है इतना ज़्यादा आतंक हो गया, 40,000 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, 1 लाख से ऊपर घायल हैं, उसके बावजूद इजराइल, और जबकि USA उनकी मदद कर रहा है, उन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी हुई हैं जो उनकी सर्च रेस्क्यू में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको 100 आदमी जो उनके थे, उनका अभी तक उन्हें सुराग नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ पर उनको छिपाया गया है, वो जिंदा भी हैं या मर गए हैं। तो ये क्लियरली शो करता है कि ये जो रेसिस्टेंस ग्रुप है या जो ये पैलेस्टीनियन जब है, हमास है या ये हिजबुल्लाह है, ये जो है अभी भी उनकी पकड़ जो है उतनी कमज़ोर नहीं हुई है जितना हम सोच रहे हैं या जितनी हम बात कर रहे हैं कि हमने टॉप लीडरशिप
3 लोग या 4 लोग जो उनके मेन लीडर हैं उनको हमने मार दिया तो उससे लीडरशिप खत्म हो गई। लीडरशिप इस तरह से खत्म नहीं होगी क्योंकि उनको जो है आम जनता का सपोर्ट है। तो एक मरता है उसकी जगह 4 लोग वहां पे आकर उनके खड़े हो जाते हैं। अभी लेबनान से आ रहे हैं, उनके पैलेस्टाइन में हैं, ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है, इराक से खबरें आ रही हैं कि इराक में रेसिस्टेंस ग्रुप उस पर अटैक करने को तैयार बैठे हुए हैं, करने की कोशिश पीछे उन्होंने भी लॉन्च किया था अटैक। तो ये क्लियरली शो करता है कि ये जो एक्टिविटी है जो इजराइल करने की कोशिश कर रहा है या नेतन्याहू करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो है हम उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ये तो जेनोसाइड होगा कि अगर हम सारी जो पॉपुलेशन को उसको खत्म कर देंगे। क्या इज इट पॉसिबल? आप कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड है, तो फिर ये जो 1 साल से युद्ध लड़ा जा रहा है इसका क्या मतलब था? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं जो कह रहा हूँ एग्जाम्पल की तरह कह रहा हूँ इसको, जेनोसाइड कि अगर आप जो 20 लाख की आबादी है 20 लाख के 20 लाख को आप मार नहीं सकते। तो एंड गेम क्या है फिर? एंड गेम इनको अल्टीमेटली इट हैज टू बी अ टॉक। ओनली थिंग इज कि किसके टर्म्स पे होगी वो टॉक। जनरल सिन्हा, आप किससे बात करेंगे? आप बात करेंगे हमास से, हिजबुल्लाह से, ईरान से, किससे बात करेंगे? कतर से तो बात हो ही रही है, इजिप्ट आना नहीं चाहता। देखिए ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, आप कह लीजिए, बात कर लीजिए, पॉलिटिकल एंड गेम है इसका। ये देखिए बात ये होती है कि ये बैलेंस ऑफ पावर का गेम है। ये उस एक कंपैरेटिव होता है किसी समय तक। जब भारत अपनी चीज़ों को लड़ता है या भारत करता है, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में करता है, वो भी एक समय की, इसकी समय की एक सीमाएं होती हैं। पर कोई भी परमानेंट नहीं है ना, 1 साल तक चल रहा है। सिंगल देखिए कह रहे हैं आप एक को मारेंगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, एक को मारेंगे दूसरा खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये लोग जो कहते हैं ना कि वो उतने हमास में सिनवार, मोहम्मद सिनवार उसका ब्रदर को ही कह रहे हैं कि ये टेक ओवर करेगा, ऐसा नहीं होता है। और आप क्या करेंगे यदि एक सांप के 100 सर हैं, आप क्या करेंगे? ये बात कीजिए, किससे बात करेंगी, किससे बात करेंगे आप? ये बताइए, आपने कभी बोला कि 100 जो हैं इसको छोड़ दीजिए? क्यों नहीं निकल के आ गए? सिंगल जी किससे बात करेंगे? देखिए बात करने के लिए अभी जैसे इनकी लीडरशिप है, हम कह रहे हैं कि 4 आदमी या 5 आदमी। अभी दूसरी जो इनका जो पहले बात चल रही थी कि पैलेस्टीन की जो दूसरी लीडरशिप है, क्योंकि हमास ने सदर्न साइड पर कब्जा कर लिया और नॉर्दर्न साइड से भी लीडरशिप है जिसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कंडीशंस लगा रहे हैं इजराइल इज ऑफ कोर्स टॉकिंग, यूएसए इज टॉकिंग टू देम। किसी से तो बात हो रही है उनकी, ये तो नहीं है कि नहीं बातचीत चल रही है। बातचीत सक्सेसफुल नहीं हो रही है क्योंकि जो टर्म्स हैं वो कभी इजराइल अपनी टर्म्स चेंज कर देता है, कभी जो है पैलेस्टीनियन अपनी टर्म्स चेंज कर देते हैं। तो कन्वर्सेशन तो हो रही है ना, इसका मतलब जब भी तो टर्म चेंज होंगी तो देयर इज सम लीडरशिप, कोई लीडरशिप तो है वहां पे दोनों तरफ में, जो कि बातचीत चल रही है उनकी। तो ये कहना कि बिल्कुल खत्म हो गया है और कोई लीडरशिप नहीं रह गई है, वो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। और ग्रुप कैप्टन पांडे, बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि याह्या सिनवार का जो आखिरी लम्हों का वीडियो था, शायद वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है इसराइल के लिए। उससे ज्यादा लोगों का पैशन जो है गाजा में इन्फ्लेम हो रहा है एंटी इजराइल, और पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ जा रहा है। देखिए, मैं साथ में जो शांति वार्ता के बारे में बात हो रही है, मैं उस पर एक चीज़ और जोड़ दूं, उसके फिर मैं आपसे इस प्रश्न में आता हूं कि 18 सूत्री जो कार्यक्रम बना है, अमेरिका ने मिलकर बनाया है, जिसमें कतर, यूएई के नुमाइंदे हैं और टॉप लीडरशिप के साथ ही बात हो रही है। तो ये जो सूत्र कहा जा रहा है कि इस पर सहमति लगभग हो गई थी। अब प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि भाई अभी किससे बात की जाए, क्योंकि सिनवार के थे, अब सिनवार मोहम्मद का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। बाकी जो 2 नुमाइंदे और हैं, 3 लीडर्स की बात चल रही है, एक खलील हैं और एक खालिद हैं, ये जो कि दोनों वहाँ गाजा से बाहर हैं। तो प्रश्न ये हो रहा है कि अमेरिका भी इसमें स्पिन में है कि भाई हम बात करें किससे करें, और शांति की वार्ता जो बहुत आगे बढ़ गई थी और कहा जा रहा था कि 5 नवंबर के पहले ये हम शांति की वार्ता पर हस्ताक्षर कर लेंगे और शांति एक सीमा में हम ले आएंगे। अब उस पर बहुत गहरी चोट लगी है, क्योंकि डेफिनेटली लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किससे बात करें। लेकिन अब जैसे कि मैंने 3 लीडरों का नाम क्या कहा है कि तीनों लीडरों को बात करके आगे बात बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि शांति तो आपको लानी होगी। युद्ध कोई समस्या का हल नहीं है। आप भी कह रहे हैं कि बात ही करनी पड़ेगी, युद्ध से कोई ये इतिहास रहा है कि कोई भी युद्ध ने जो है पूर्ण निर्णय नहीं दिया है। जनरल सिन्हा कह रहे किससे बात करेंगे आप? नहीं, बात करेंगे जो जैसा कि ऑलरेडी 18 सूत्र की जो बढ़ी है, कदम ये बढ़ा है, प्रोसेस बढ़ा है, जो अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया है, कतर के साथ बात करके, यूएई के साथ, इजिप्ट के साथ बात करके, इसी लीडर के साथ आगे बात करिए आप, क्योंकि डेफिनेटली उनके लिंक हैं आगे। जो ये जितने भी मिलिटेंट्स हैं सो कॉल, ये इनके साथ जो है लिंक हैं, तभी तो बात आगे बढ़ी। और कहा जा रहा था कि 5 नवंबर से पहले शांति वार्ता है, उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है,
तो कहा भी ये जा सकता है, देखिए मोहम्मद अब्बास जैसे हैं फिलिस्तीन के इसमें लीडरशिप में वो काफ़ी एक्टिव हैं, और जो हमास के लीडरशिप जो कतर में है वो इसका आगे बात कर सकती है। निश्चित रूप से अभी वो इतने लाइमलाइट में नहीं आए हैं, कारण जो है वो अब सबको ज्ञात है कि क्या है, जिस प्रकार से इजराइल इसमें एग्रेसिव है, बड़ा मुश्किल है किसी प्रॉपर लीडर को आगे आना। लेकिन बात निश्चित रूप से पर्दे के पीछे जा सकती है। कहा जाता है कूटनीति में कि जब दो युद्ध कर रहे हो देश जो है, उनके पीछे भी पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है। कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक, वो उसके बिना तो आगे बात हो ही, मतलब आप किस लिए युद्ध कर रहे हैं? जो आपकी मिलिट्री और जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए अकम्प्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं ना आप, तो कैसे पूरे होंगे? जब आपने अपनी लिस्ट आउट कर लिया, धीरे धीरे अचीव कर लिए, तो निश्चित उसके बाद से आपको युद्ध हथियार डाल के शांति की तरफ बढ़ना ही होगा। ठीक है डॉक्टर नयन, इससे पहले कि आप भी अपना पॉइंट रखें, एक और खबर आ रही है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का अटैक हुआ है, हिजबुल्लाह लड़ाकों के ठिकाने पर यह हमला हुआ है और कई लड़ाकों के इसमें मारे जाने की भी खबर है। लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। वहां आईडीएफ का ये दावा है कि उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है और अब तक 1,500 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। डॉक्टर नयन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहाँ पर आक्रमण होगा तो मारे जाएंगे। अब बात हम लोग आ रहे हैं वार्ता की। देखिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी तो ऑन है, कैसे ऑन है इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ साथ यह मान के नहीं चलना चाहिए कि जितने भी हम कह रहे हैं कि किससे वार्ता की जाए, चाहे वह हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो या कोई भी हो, हर कोई बात करता है कि इनके पीछे कौन है, क्या ये आइसोलेशन में है। निश्चित ही कोई भी आइसोलेशन में सारे फोर्सेज नहीं है, इनके साथ जुड़े हुए कई सारे तत्व हैं। कुछ देश हैं, कुछ बाहर के हैं, कुछ क्षेत्रीय देश हैं, ये हर को मालूम है। और किसकी घुंडी किसके पास है यह भी मालूम है। इजराइल किसके बलबूते पर आगे बढ़ रहा है और इतनी अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, और किस तरह से सारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी किसके बलबूते पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से उन्हें रॉकेट्स मिल रहा है, कहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल्स मिल रहा है, कहाँ से आर्म्स मिल रहा है, कहाँ से एम्यूनिशन मिल रहा है। तो ये सारी बातें हैं कि है उनको, उन पर इन फोर्सेस का जो वहाँ पर एक्टिव है, और एक्टर्स जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस के लैंग्वेज में कहते हैं, वो एक्टर्स निश्चित ही एक अपना असर दिखाएंगे। अब बात आती है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी का क्या कोई एक उदाहरण दे सकते हैं? मैं दे रहा हूँ उदाहरण। जब ईरान ने आक्रमण किया बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय एकाएक इजराइल ने अपना एयर स्ट्रिप, अपना एयर सारी चीज़ बंद कर दिए थे, एयर स्पेस बंद कर दिए थे, और 3 घंटे के अंदर उसने खोला। अगर वह सारी लोग बात कर रहे थे कि अब एस्केलेशन होगा, अब एस्केलेशन होगा, अब इजराइल अटैक करेगा, इजराइल बिना अटैक किए नहीं मानेगा, एक जो कुछ कन्वेंशनल विजडम है कई बार गलत साबित होती है। तो उस कन्वेंशनल विजडम में 3 घंटे क्यों खोला? अगर उसको एस्केलेट करना रहता तो निश्चित ही वह अपने आप को इतना वल्नरेबल नहीं मानता। एक चैनल, बैक चैनल पर उसे कॉन्फिडेंस था। देखिए, उस पर कॉन्फिडेंस था, तब उसने अपना एयरपोर्ट भी खोला, एयर स्पेस भी खोला। तो एक बातचीत चल रही है, और वही इसका एक निश्चित ही, जैसे सारे चैनल के, सारे पैनल के लोगों ने कहा कि वही एक समाधान है। यूरोपियन यूनियन अब दबाव दे रही है, यूरोपियन काउंसिल बोली है कि अब चलो तुमने सिनवार को मार लिया, अब शांत हो जाओ, अब बातचीत कर लो। अमेरिका इतने दिनों से दबाव दे रहा है कि सीज फायर करो, और बड़ी अपेक्षा थी कि जब यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू अपना भाषण देने जा रहे हैं तो वहां पर घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं की। उन्होंने लास्ट तक उसका उलट इजराइल ये कह रहे हैं कि जब तक हमास को हम खत्म नहीं कर देते, टिल वी डोंट कट ऑफ द हेड ऑफ द स्नेक, हम ये युद्ध खत्म नहीं करेंगे, सीज फायर नहीं होगा। तो जी जी, होगा? देखिए यही तो बात है। अब उन कब सोचेगा कि हमास खत्म हो गया, और कहीं वो हमास को बढ़ाते न चले जाए। यही चिंता का विषय यही है। आप रेडिकलाइजेशन समाज में करते चले जाएंगे, एक जगह आपको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम या अर्ध विराम देना होगा। आपको क्या लगता है, जो कंस्पिरेसी थ्योरी कई बार में जो एनालिस्ट जो हैं, जो कि पीएलओ हैं या फिर कई प्रो पैलेस्टीनियन एनालिस्ट अमेरिका में भी हैं, वो कह रहे हैं कि जानबूझ के सैबोटाज किया जा रहा है पीस टॉक्स को। एक पीस डील होने वाली थी, जानबूझकर याह्या सिनवार को मारना, नसरल्लाह को मारना, ये बेंजामिन नेतन्याहू का पॉलिटिकल था, ताकि एक वॉर चलता रहे और इजराइल में जो है लोगों का समर्थन उनको मिलता है। क्या आपको लगा है सैबोटाज? देखिए, ऐसा तो सैबोटाज दोनों तरफ से हो रहा है। आज का बयान जो ईरान की तरफ से भी आया है, उसने भी कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे अस्थिरता बनी ही रहेगी। तो देखिए, एक 2 स्टेट सॉल्यूशन जो पूरी दुनिया कह रही है कि एक बहुत ही जबरदस्त एक उसका एक समाधान है, दोनों पक्ष से, अब किसको कहिए,
दोनों पक्ष को अपनी अपनी जिसे कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की बात हो रही है। अब दोनों अपने बार्गेनिंग को बढ़ाना चाहते हैं और इसके चलते पूरा क्षेत्र जो है वो क्षेत्र तबाह हो रहा है। तो एक जो शक्तियां जो इन्हें समर्थन दे रही है उन्हें बोलना होगा कि देखिए इससे तबाही किसकी हो रही है। तो वो शक्तियां अभी लगता है कि उन्हें खेलने दे रही है। क्यों खेलने दे रही हैं यह एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका जोरदार तरीके से कहता है इजराइल को तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो युद्ध अपना जारी रखे। उसी तरह बाकी देश भी ईरान को कहते हैं जो उनको समर्थन दे रहे हैं कि अब देखिए एक रास्ता निकालिए, अब ज्यादा अटैक वटैक बंद कीजिए। आपके पास देखिए आपके पास उनके पास भी हथियार है। ऐसा मत मानना चाहिए कि जो अभी जो ईरान के साथ जुड़ी हुई शक्तियां चाहे ईरान हो, आज देखिए अभी तो उन्होंने समर्थन वो क्या अपना क्लैरिफिकेशन दिया यूरोपियन यूनियन को कि भाई ईरान रूस को नहीं सप्लाई कर रहा हूं हथियार। इसका मतलब उनके पास एक बड़ा लंबा जखीरा है जो कि बाकी दुनिया को भी, ईरान को, रूस को भी दे रहे हैं, बाकी जगह भी दे रहे हैं। तो एक उनके पास इन लोगों ने तैयारी कर रखी है और ये पूरी अगर नहीं रोका गया, एस्केलेशन चलते रहा तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी वहां, क्योंकि वहां बहुत सारे दुनिया तबाही का मतलब यह नहीं है केवल परमाणु। जी, पर क्योंकि आपने जो सीज फायर की बात की है कि अमेरिका को दबाव डालना चाहिए सीज फायर के लिए, जनरल सिन्हा जो खुद अमेरिका की पॉलिटिक्स है उसमें वो कभी ये रिस्क लेंगे? अभी चुनावी सीजन बस 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। एक आपका अमेरिकी सिटीजन को कोल्ड ब्लड में हमास ने मार दिया, 1 ही महीना घटा है उसको, अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में हॉस्टेजेस को एग्जीक्यूट किया गया था। क्या अमेरिका इस पॉइंट पर कह सकता है इजराइल को कि आप सीज फायर कर दीजिए, हमास के साथ समझौता कर लीजिए? देखिए, अमेरिका में जो उनके जो डीप स्टेट हैं, जो पेंटागन है, या आप बोलिए कि जो उनका ओवल ऑफिस का जो डीप स्टेट जहाँ से बनती हैं चीज़ें, देखिए एज फार लेबनान के अंदर में, क्योंकि चेंज ऑफ रिजीम के ऊपर में अमेरिका उसके पीछे है। और अमेरिका ने जब इनको नेतन्याहू ने कहा कि हमने हमास का जो भी गाजा में जो भी हमने किया है, वेस्ट बैंक में किया है, अब हम वहाँ जाते हैं, उनको टैसिट सपोर्ट है। और इसके अलावा टैसिट सपोर्ट, आप बताइए 1/3 ऑफ उसका नेवल पावर वहाँ आ गया है। अब उन्होंने B-2 बॉम्बर से उधर, ये या तो आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, ये ना कहते हैं हम लोग बड़ा अच्छा है कि कोई सलूशन नहीं है, ये सब जुमले हैं कि मिलिट्री कोई सलूशन नहीं है। तो मिलिट्री को कहलाते किस लिए? जहां पॉलिटिकल फेल होती है, जहां जियो पॉलिटिक फेल होता है, उसका एक्सटेंशन है मिलिट्री। इसको आपको समझने की चेष्टा कीजिए। ये टीवी चैनलों में बैठ करके सब अच्छा बोल लेते हैं कि कोई तरीका नहीं, डिप्लोमेसी इज द ओनली वे। डिप्लोमेसी जहां फेल होती है, सुनिए एक सुनने के, आपने पहले फोर्स का इस्तेमाल किया, पर किसी पॉइंट पर आकर के तो आप डिप्लोमेटिकली बात भी करेंगे, जरूर करेंगे, खून खराबा होता रहेगा। डिप्लोमेट ऐसे ही होता था 71 वॉर में हम गए, डिप्लोमेसी से कर लो। इंडिया नहीं माना ना, उस समय तो हम कुछ भी नहीं थे, वो 7th फ्लीट खड़ी थी यहाँ, उधर ब्रिटेन ने अपना फ्लीट ले आया था। देखिए डिटर्मिनेशंस होते हैं। और आज आदि आप कंपैरेटिव शांति चाहते हैं वेस्ट एशिया में, क्योंकि जिस तरह से चाइना और उधर से रशिया आ रहा है, ये मिडिल ईस्ट, क्योंकि पूरे हम भी इसमें त्रस्त होंगे। इसका एक ही सलूशन है, और जो जिस तरह से ये जो एविल इसको आप मारिए, ये जिहाद है, इस्लामिक जिहाद, वो तो खुल के कह रहे हैं, हम उसको कहते हैं ना ये डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ रहे हैं। पर इसमें तो और लोग जुड़ते जा रहे हैं, व्हाइट कॉलर हम लोग हैं ना, हम एनालिसिस व्हाइट कॉलर से करते हैं। अब मैं जैसे बोल रहा हूं, मेरे भी 40 साल का तजुर्बा है ना, ये भी इन चीजों में, ये बहुत अच्छा होता है। आप पीछे पढ़िए, 2-3 किताबें लिखिए, आप बोलना शुरू कर दीजिए और आप बोलेंगे कि हम बहुत ज्यादा स्कॉलर हैं। ये नहीं होती है। देखिए, मिलिट्री कम्स ओनली व्हेन एवरीथिंग फेल्स। वो कर रहे थे ना 7 अक्टूबर के बाद, कौन किसको देख रहा था? बिल्कुल, पर 7 अक्टूबर के बाद आज आप शुरू कर, military has to finish the job. Heads off to that country. How? When will you know that your job is finished? कब आपको पता चलेगा कि बस अब आप कह सकते हैं कि हमास खत्म है? आप ईरान ने कर दिया उसके ऊपर। सर, पहले आप सिर्फ हमास से लड़ रहे थे, पलटवार करेगा ही नहीं। अब आप हुती से लड़ रहे हैं, अब आप हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, अब आप टर्की से लड़ रहे हैं, अब आप ये जो एक्सेस है आपका और बड़ा होता जा रहा है ना। लड़ने से क्या फर्क पड़ता है? इजराइल जिंदा है ना, 1 साल से तो आप लोगों ने मर ही जाएगा। मैं इसी चैनल में, आपके डिफरेंट चैनल में, वो कहते हैं 10 दिन नहीं ये खड़ा रहेगा। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, बालना बाका हुआ है और आप लड़ रहे हैं। आप भले ही, चलो मैं नाम नहीं लूंगा, उनके लीडर को मार दीजिए, उनके चीफ को मार दीजिए, बोलिएगा खत्म हो गया। इजराइल 1 करोड़ से कम की संख्या, मगर वो पूरे विश्व के अंदर में वो अकेला लड़ रहा है। आपको लगता है कि लड़ते रहेंगे सिंगल जी?
टिल द एंड इसको कहता है, टिल द लास्ट मैन इज स्टैंडिंग। नो 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 नो, और ये ऐसा हो वो सकता गलत है? मत कीजिए, मैंने कभी नहीं कहा लास्ट मैन। एवरीथिंग विल रीच, कंडीशन तो बनने दीजिए ना। ईरान ने क्या किया, 2 बार अटैक किया ना उसके ऊपर। किस लिए किया है, वही चला रहा है ना, वो ईरान को छोड़ देगा? ठीक है, एक और खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल के समुद्री ठिकानों पर भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है। रास अल नकोरा में इजरायली ठिकाने पर अटैक हुआ है। M80 रॉकेट से हिजबुल्लाह का यह हमला हुआ है और हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। सिंगल जी, मैंने कहा कि ये इजराइल हिजबुल्लाह और ये हमास और ईरान वो अब अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम ख़त्म नहीं हुए। मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे अपने आप को, और हमारे पास भी पावर है, हमारे पास भी सपोर्ट है। और जैसा कि इजराइल ऑफ कोर्स हेड्स ऑफ टू दैम, इस नो डाउट कि जो है 1 करोड़ की से भी कम की आबादी के लोग इतने स्ट्रांग हैं कि वो आसपास के सारे देशों से अपने आप को बचा के रखते हैं और बहुत ज़बरदस्त उनकी सिक्योरिटी है। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें ये मानना पड़ेगा कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, लिमिट होती है। तो वो एक लिमिट जो है वो हम कहाँ वो तय करेंगे। एट दिस पॉइंट आपको लग रहा है कि इजराइल जीत रहा है या फिर लड़खड़ा रहा है या वो कमजोर हुआ है? इजराइल अभी मेरे विचार से केवल अपनी जो है एग्जिस्टेंस की जो है लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और ये मैं नहीं कहूँगा कि वो जीत रहे हैं, क्योंकि अगर वो जीत रहे होते तो वो 100 जो अभी तक उनके जो उनके पास हॉस्टेजेस हैं वो उनको मिल गए होते। तो क्लियरली एज ए क्लियर फेलियर है उनकी कि वो अपने हॉस्टेजेस जो उनके 100 हैं, जो कि जिसके लिए जबकि पैलेस्टाइन में पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया है, उसके बावजूद वो उनको नहीं निकाल पा रहे हैं। यूएसए उनको सपोर्ट कर रहा है ड्रोन से, इवन उनकी मैन ऑन द ग्राउंड जैसे वहाँ पर हैं उनके, जो उनको हेल्प कर रहे हैं लोकेट करने में। तो क्लियरली शो करता है कि जो हमास है या हिजबुल्लाह है या ईरानियन सपोर्टर हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं, उनकी अभी पकड़ मजबूत है। जबकि 1 साल से इजराइल पूरी शक्ति लगा करके ख़त्म करने की उनको कोशिश कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी बात आप कह रहे हैं कि क्या इस मौके पर इजराइल को अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी एक ये भी खबर आ रही है कि इजराइल से याह्या सिनवार की मौत का बदला ईरानी प्रॉक्सी लेंगे। सिनवार की मौत से और भी ज़्यादा भड़केगा युद्ध। ईरान और हिजबुल्लाह की इजराइल को ये चेतावनी है, इजराइल से युद्ध के नए फेज की शुरुआत होगी, ऐसा कहा है हिजबुल्लाह ने। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने भी अब बदले की धमकी दी है। और ये खबर बता रही है कि इजराइल चाहे हमास या हिजबुल्लाह जिसका भी शिकार करे, लेकिन उसकी मुश्किलें थमने वाली फिलहाल नहीं है। इजराइल की जंग अभी जारी रहेगी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख थी 7 अक्टूबर 2023। इजराइल का पवित्र त्योहार सिमजत तोराह का जश्न मनाया जा रहा था। तभी हमास के आतंकियों ने इजरायली सीमा में घुसपैठ की और हमला कर दिया। उस हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की जान चली गई। करीब 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। 1948 के बाद से इजराइल में अब तक का ये सबसे बड़ा हमला था। इस हमले का सबसे बड़ा गुनहगार था याह्या सिनवार। तब से खान यूनिस के जल्लाद को इजराइल ढूंढ रहा था। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ और चुन चुन कर हमास के 17,000 से ज्यादा आतंकी मारे गए। एक साल से चल रहे इजरायली ऑपरेशन में हमास के लड़ाके जब मारे जा रहे थे,
तभी लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाला। यमन से हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जंग को मुस्लिम बनाम यहूदी से जोड़कर देखा जाने लगा, लेकिन अकेले इजराइल ने अपने दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया किया और एक साल में हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। 3 जुलाई को मोहम्मद दाइफ मरा तो हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में हमले और तेज कर दिए। लेकिन 31 जुलाई को इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में खत्म कर दिया और 16 अक्टूबर को खान यूनिस के गुनहगार याह्या सिनवार को भी ढूंढकर मार दिया। हमास का साथ दे रहे हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल की नाक में दम कर दिया। लेकिन नेतन्याहू के प्लान और इजरायली फौज के हौसलों के आगे वो टिक न सके और फिर शुरू हुआ हिजबुल्लाह का सफाया। 30 जुलाई 2024 को इजराइल ने हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग जिहाद काउंसिल के हेड फवाद शुक्र को खत्म किया और एक एक करके हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों का शिकार करने लगा और 27 सितंबर 2024 को आखिरकार इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार दिया। लेकिन अब जब हिजबुल्लाह ने पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश की तो जाहिर है इजराइल चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इजराइल को यह समझ में आ गया है कि चाहे जितने लड़ाकों और टॉप लीडरशिप को खत्म कर दें, ये लड़ाई उसे अभी और लंबे समय तक लड़ने पर मजबूर करेगी, क्योंकि इजराइल के खिलाफ सारे प्रॉक्सी गुट का कनेक्शन सिर्फ एक ही जगह जाकर मिलता है और वो है ईरान। तो क्या इजराइल अब ईरान पर हमला करेगा या हमेशा की तरह प्रॉक्सी गुटों से लड़ता रहेगा? बदले की चिंगारी कब बुझेगी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि मिडिल ईस्ट में ये जंगी चिंगारी अब और विकराल रूप लेने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी लेबनान में चौंका देने वाली खबर एक सामने आ रही है। आईडीएफ को तलाशी के दौरान एक स्कूल के नीचे सुरंग मिली है। सुरंग से बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद हुए हैं। स्कूल को ढाल बनाकर काम कर रहा था हिजबुल्लाह और बार बार यही बात की जाती है सुशील जी, जब भी कोई कहता है कि आप बात कीजिए हमास से, हिजबुल्लाह से, सीज फायर कीजिए, जो आदमी, जो संगठन स्कूल को ढाल बना करके उसके नीचे सुरंग बना करके वहां पर असला बारूद रखता है, उससे कौन सभ्य समाज बात कर सकता है? देखिए, ये तो एक समस्या है, क्योंकि हमने देखा कि अस्पतालों के नीचे भी सुरंग मिली जिसमें गोला बारूद था, उसमें जो है इवन हॉस्टेजेस को रखा गया। तो और लेबनान में भी उस तरह का हो रहा है और हमें चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में मिला, स्कूलों में भी मिल रहा है जैसा कि अभी बताया गया है। और हमें मालूम है कि पूरे पैलेस्टाइन और लेबनान में सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। और देखिए, ये जो सुरंग के नीचे जो पूरा असलहा मिला है, ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और स्कूल के नीचे ये सुरंग बनाई थी हिजबुल्लाह ने और उसमें यहाँ पर ग्रेनेड्स, गन्स, ऑटोमेटिक राइफल्स, पिस्टल्स, आपको ये सब दिखाई दे रही है सुशील जी। बिल्कुल आप सही बता रही हैं। तो इनका जो उद्देश्य है लेबनान का या हिजबुल्लाह का या हमास का, ये है कि उसके नीचे पहले तो सेफ्टी रहेगी और अगर इजराइल उसके ऊपर अटैक करता है तो स्कूल को नुकसान होगा, बच्चे मारे जाएंगे, बच्चों की सेफ्टी नहीं रहेगी, हिजबुल्लाह की सेफ्टी रहेगी। तो ये अपने लिए जो सेफ्टी उन्होंने अपने हिसाब से जो सोच करके, ये ना ह्यूमन राइट की कोई बात कर रहे हैं उसमें, ना ही जो है कोई रूल्स ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं। वो तो अपना गुरिल्ला स्टाइल में उसको अपनी सेफ्टी देख रहे हैं और इजराइल को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यही बात हो जाती है ग्रुप कैप्टन पांडे की बार बार जो लोग कह रहे हैं कि आप जाकर के बातचीत शुरू कीजिए, इजराइल फिर ऐसी तस्वीरें दिखाता है। वो कहता है कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें कातिल बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम बच्चों को मार रहे हैं, पर बच्चों को तो फिर हिजबुल्लाह मार रहा है या फिर हमास मार रहा है जब आप बच्चों को ढाल बना करके उनके पीछे से वार करते हैं।
देखिए, अगर आप नोट करें तो गाजा में जितने भी ऑपरेशंस हुए पिछले एक साल में, बच्चों को, मरीजों को, बूढ़ों को तो शील्ड बनाने की एक परंपरा सी चल रही है और उसी को ही फॉलो कर रहा है हिजबुल्लाह भी। अब जहां तक बात है कि हम युद्ध को किस तरफ जाता देख रहे हैं और किस तरफ किससे बात की जाए, शांति कैसे हो, तो हर युद्ध के हर एक जो भी ऐसे इवेंट होते हैं, जो चीज़ें बढ़ती हैं, उसके 3 आयाम होते हैं। एक पॉलिटिकल विल है, एक मिलिट्री विल है और एक जो लोकल पॉपुलेशन है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो कुछ बातें आप कहते हैं, आप जनता के कंजम्पशन के लिए कहते हैं कि भाई ताकि उनका मनोबल न गिरे, उनको लगे कि हाँ भाई फौज लड़ रही है और हम कुछ कर रहे हैं। पहले तो संदेश देना, एक सेंटिमेंट को जो हैंडल करना, वहाँ की जो आइडियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है उस लोकेशन की, वहाँ के लोगों की, वो पूरा करना। अब बात होती है कि पॉलिटिकल विल का। पॉलिटिकल विल हर चाहता है कि हम वर्चस्व रखें, हम चाहते हैं कि क्या हासिल करें, लेकिन उसको हासिल करने में हम पॉलिटिकली जब काबिल नहीं रह पाते या हम उसको हासिल नहीं कर पाते तो हम जाते हैं मिलिट्री विल की तरफ। उसमें मिलिट्री विल हम कहते हैं फौज को भाई लड़ो। लड़ने के बाद कुछ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनकी अचीवमेंट करने के बाद देखिए किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि दुश्मन के जो मनोबल उसको गिरा दिया जाए और उसको शांति वार्ता के लिए नेगोशिएशन टेबल पर बुलाया जाए। इसके अलावा और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। तो आपने वो विल तोड़ा है, निश्चित रूप से इजराइल ने तोड़ा है वो विल। निश्चित रूप से उस विल में बहुत अंतर आया है, क्योंकि तो वो सीजफायर क्यों करे? अगर विल टूटी गई है तो अब सीजफायर करके तो फिर आप वापस रीग्रुप करेंगे ना? नहीं, देखिए विल जहां तक बात हो रही है टूटने की, वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, एक साथ से लंबा खिंच रहा है, क्योंकि इसमें हमास, हिजबुल्लाह, हुती अकेले नहीं है। इनके साथ जो पीछे, इनके पर्दे के पीछे जो खिलाड़ी हैं वो अपना बड़ा ग्रुप खेल रहे हैं। आप यूक्रेन और इजराइल का, रशिया का भी देखिए वो जो कितना लंबा खिंच रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो है अकेला नहीं लड़ रहा है, उसके पीछे बहुत लोग हैं, 30 से अधिक मुल्क जो है वो उनके पीछे साथ दे रहे हैं। तो बात हो रही है कि हम जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकली जो सिनेरियो चेंज हो रहा है इतनी तेजी के साथ, उसमें युद्ध एक छोटा सा एक एलिमेंट है, क्योंकि कोल्ड वॉर तो इतने सालों से चल रही है, उसमें कोई और छोर नहीं होता, लेकिन वैचारिक रूप से किस प्रकार से हम उसको हैंडल करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने लोगों को, अपने जो हमारा पॉपुलेशन है उसको क्या मैसेज देते हैं कि हम लड़ रहे हैं और हम जीत के बढ़ रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बात करनी ही चाहिए, कोई इसके अलावा कोई पर ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जो कि बच्चों के पीछे छुप करके वार कर रहे हैं, देखिए या फिर स्कूल के नीचे गन रख रहे हैं। देखिए, ये शांति के लिए प्रयास पहले भी होते रहे हैं। निश्चित रूप से जो नेता हमारे सामने हैं उनसे बात नहीं हुई है, जो कि उनके जो दूसरे नुमाइंदे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या जिनके जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों से बातचीत की गई। तभी तो हम 18 सूत्रीय जो कार्यक्रम अमेरिका ने बनाया है शांति वार्ता का, वो कैसे बना, और उसमें कहा जा रहा है कि समझौता लगभग अचीव होने वाला था कि सिनवार की मौत नहीं होती, तो शायद वो समझौता हो भी जाता, क्योंकि अमेरिकी चुनाव के पहले जो है वहाँ के अमेरिकी लोगों को ये बताना, संदेश देना चाहते हैं कि भाई लड़ाई हमने की, शांति के लिए की और हम शांति हमने अर्जित कर ली। ठीक है, लड़ाई शांति के लिए ही होती है। जनरल सिन्हा, एक और तस्वीर आपको दिखा दे, याह्या सिनवार के घर की एक तस्वीर सामने जो आ रही है। हमले के बाद बड़ी तादाद में वहां से हथियार बरामद हुए थे। सिनवार के अड्डे पर हथियारों का जखीरा मौजूद था और साथ ही साथ एक बहुत दिलचस्प तस्वीर ये भी है, वहां पर एक ब्रेथ मेंटोस की भी एक वहां पर गोली मिली थी। पर युद्ध होती है शांति के लिए। जनरल सिन्हा, देखिए पद्मा बहुत सही कह रही हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये एग्जैक्टली से जहाँ पॉलिटिकल चीज़ खत्म होती है वहाँ से युद्ध आता है और फिर हम पॉलिटिकली जाते हैं शांति की तरफ। और देखिए उसकी अचीवमेंट्स होती है, कहीं फेल होता है, कहीं होता है। आज ये लादा गया था 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर। इजराइल उसको कह दीजिए कि ठीक है आप छोड़ दें बंधकों को तो देखिए 2000 के इसमें देखिए सिनवार वहीं से एक सोल्जर के लिए, एक सोल्जर, इजरायली सोल्जर को छुड़ाने के लिए 1000 से भी ज्यादा बंधकों को छोड़ा, उसमें सिनवार भी था। फिर क्या हुआ, ये सिनवार ने किया, मोहम्मद सिनवार का भी भाई था, उसको भी छोड़ा गया। अब आप बताइए 2000 तक यदि लेबनान की बात करें तो लिथानी रिवर के साउथ में इजरायली फोर्सेस थी बफर जोन में। उस समय यूएन आया, उसने कहा कि यूनिफिल तो 78 से है, हम इंश्योर करेंगे टोटल जो हिजबुल्लाह है उसको डिमिलिटराइज करेंगे। मगर क्या है, आज यूनिफिल, मैं मिलौब रहा हूं यूनिफिल की तरह ही, हमने जमीन पे देखा 200 मीटर के ऊपर में वहां टनल बने हुए हैं। तो 10,000 जो यूएन के सोल्जर्स हैं वो क्या, भारत की भी वहां पर है एक बटालियन, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब दिखावा है। अब आप बताइए, तो आप यूएन पे भी सवाल उठा रहे हैं, यूएन वहां पर क्या रोल? मैं रहा हूं, मैं टीम लीडर रहा हूं, मैं यूनिफिल है ना, यूनिमिल का मैं टीम लीडर हूं, क्योंकि एसआरएसजी कमांडर उस समय जिमी कार्टर थे। क्योंकि जब याह्या सिनवार का वहां पर लाश मिली, उसके ऊपर एक यूएन का आईडी कार्ड भी मिला था, और इजराइल कह रहा है कि यूएन एक्टिवली, कुछ लोग यूएन के मदद कर रहे हैं। हमारे टीचर है यूएन रावा का, जो उसके साथ 3 मारा गया है,
आप पॉइंट फिंगर करते हैं। देखिए ये टेबलों के ऊपर में अच्छी अच्छी बातें होते हैं। मैं यूनिफिल का टीम लीडर रहा हूं और मैं वहां पर शांति लाए हैं हम लोग, मगर जिस तरह से दोहरी जो चालें होती है ना, ये पूरे मानवता के लिए खराब है। यूनिफिल में मैं हाथ खड़ा करता हूं, टोटल फेलियर है ये। 78 से वहां 10,000 उसके 200 मीटर 100 मीटर में टनल्स हैं और आप कह रहे हैं कि उसका चार्टर का पहला है कि डीमिलिटराइज किया जाएगा हिजबुल्लाह को, और आप क्या कर रहे हैं वहां से रॉकेट, हम लोग बैठ करके तालियां पीट रहे हैं कि बहुत बड़ा वो संख्या है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया कहता है टॉक एंड टेरर विल नॉट गो 2016 से, हम कह रहे हैं टॉक 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 करिए। अरे भाई आप अपने लोगों को मरवाएंगे, सब टॉक होगा, मगर टॉक होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब आप मिलिटरली खत्म करते हैं। और ये कहना छोड़ दीजिए, ये सब दिखावा है कि सब चीज डिप्लोमेसी है, सब पॉलिटिकल है, सब बातचीत है। शांति की पाठ ऐसे ना पढ़ाएं। ठीक है, जब तक बम गोला बारूद रहेगा, जब तक किसी स्कूल को अस्पताल को ढाल की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे हिजबुल्लाह, हूती या फिर हमास, तब तक क्या बातचीत सच में हो सकती है? ये मैं आप पर छोड़ती हूं। हमसे जुड़ने के लिए अड़ी में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।